बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को उसमें हम डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन डिटेल के साथ मैथमेटिक्स के ज़रिए से वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव वगैरह हम करेंगे किसमें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। ओके हो गया, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि पहले भी आप फर्स्ट ईयर में भी और उससे पहले 9th और 10th में भी पढ़ के आ चुके हैं कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है और ये मार्कर है, क्या ये खुद ब खुद ऊपर की तरफ जा सकता है? नहीं जा सकता। अच्छा, ऊपर की तरफ अगर इसको जाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे इस पे वर्क करना पड़ेगा इसको ऊपर तक लेके जाने के लिए। अच्छा, जब मैं इस पे ऐसे वर्क करूंगा तो ये इधर तक आ जाएगा। अब वो वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया है। एज अ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, स्टोर हो गया है। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पहले से अब क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो पोजीशन मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी पोजीशन को हमने चेंज किया, इसको कुछ ना कुछ हाइट पर लेके गया, तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब गौर से मेरी एक बात सुनिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं इसको उठाकर यहाँ तक लेके जाऊँ तो जब मैं इसको छोड़ूंगा तो किधर आएगा, नीचे की तरफ। क्यों नीचे की तरफ आएगा? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। जब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगी जो इसको क्या करेगी, नीचे की तरफ लेके आएगी। अच्छा, मान लें एक मिनट के लिए कि इस अभी ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं है, ठीक है, और मैं इसको यहाँ से इधर तक मूव करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो क्या ये नीचे आएगा? नहीं आएगा। क्यों? इस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगी। तो क्या अब इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी? नहीं होगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, क्योंकि G ज़ीरो तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। अब इससे पता क्या चलता है कि हमारे पास जब मैं किसी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं तो फोर्स फील्ड का होना भी ज़रूरी है। इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ऐसा फोर्स फील्ड काम कर रही है, जो जब मैं इसको इधर, और उस फोर्स फील्ड में वो तो नीचे की तरफ खींच रही है ना, मैं इसको किधर लेके आ रहा हूँ, ऊपर की तरफ। तो फोर्स फील्ड में मैं इसको ऐसे वर्क करके ऊपर की तरफ लेके आ रहा हूँ, जब छोड़ूंगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो फोर्स फील्ड के अंदर जब मैं इसको ऐसे मूव कराऊंगा तो तब इसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी। इसी तरह अगर मैं बात कर रहा हूं स्प्रिंग की, अच्छा स्प्रिंग की बात कर रहा हूं, तो जब मैं इस बॉडी को खींच के यहां पर लेके गया, अच्छा जब मैं खींच के यहां पर लेके गया तो जाहिर सी बात है मैंने वर्क किया। अब जब मैंने वर्क किया तो उसमें क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब क्या है, पोजीशन को मैंने चेंज किया ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब फिर से वही क्वेश्चन कि अगर मान लो यहाँ पर कोई स्प्रिंग ना होता, मैं वैसे इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके इधर लेके जाता, तो क्या हमारे पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट से इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आया है? भाई नहीं आया। हाँ, अगर स्प्रिंग के साथ लटका हुआ है, अब मैंने इसको खींचा, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है, अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने वर्क किया और वही वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। अब फिर से फोर्स फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है। अब ऐसी कौन सी फोर्स है जो इसको वापस लेके आएगी? पहले वाले केस में तो ग्रेविटेशनल फोर्स वापस लेके आती थी, इस केस में कौन लेके आएगी? इस केस में रीस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लेके आएगी। तो वो एज अ फोर्स फील्ड क्या करेगी, एक्ट करेगी। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो तो जाहिर सी बात है फिर कोई अगर चार्जेस वगैरह रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी। अब गौर से सुने, यहाँ पर देखें ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं। अच्छा, अगर इन दो पॉजिटिव चार्जेस को मैं ऐसे करीब लेके आऊँ तो जब छोड़ूंगा तो वहीं रहेंगे या दूर चले जाएंगे? जब मैं इनको छोड़ूंगा तो रिपेल करेंगे और दूर चले जाएंगे। इसका मतलब है ये भी एक फोर्स फील्ड के अंदर है। इसका मतलब है अगर मुझे इनको पास लेके आना है तो मुझे इन पे वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो जाता है। ओके हो गया। तो फोर्स फील्ड का होना इसमें, फोर्स फील्ड इसमें चाहिए। ठीक हो गया।
तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि अगर हम एक स्प्रिंग है उसमें वर्क करके अगर हम उस ब्लॉक को इधर तक मूव करें तो उस सिस्टम में एक एनर्जी स्टोर हो रहती है जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराते हैं तो वो वर्क करना पड़ता है और वो वर्क ऐसा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है और उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि अगर फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को हम मूव करा रहे हैं तो उसमें उस फील्ड के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। डन हो गया, तो ये चीज़ इसमें याद रखनी है। एक और मज़े का कॉन्सेप्ट है कि अगर ना जस्ट इसको ना याद रखने के लिए एक जस्ट इमेजिनेशन एक बनाने के लिए ना ये कॉन्सेप्ट है कि देखो अगर मैं किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर रहा हूँ ना और उसमें उसको जब मैं छोड़ता हूँ तो वो वापस अपनी पोजीशन की तरफ भागने की, इनिशियल पोजीशन की तरफ भागने की कोशिश करती है, तो फिर हमारे पास उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने इसको उठाया, दोबारा से वापस भागने की कोशिश करेगी। जब मैं इसको छोड़ दूंगा, फोर्स रिमूव कर दूंगा, स्प्रिंग को जब मैंने ऐसे खींचा तो जब मैं छोड़ूंगा तो ये ब्लॉक दोबारा वापस आने की कोशिश करेगा, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इसमें है। अच्छा, अब अगर मैं मान लो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, मैं करीब लेके आया, जब छोड़ा तो दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं और उनको मैंने ऐसे दूर किया और जब छोड़ा तो वो दोनों एक दूसरे के करीब की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है उस सिस्टम के अंदर। ठीक हो गया, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब आते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे। अच्छा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में हमने एक एग्जांपल ली हुई है कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग मैस सिस्टम है जिसमें यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x इज इक्वल टू d है। यहाँ पर मैस स्प्रिंग मैस सिस्टम मीन पोजीशन पे है, मैंने वर्क करके इसको खींच के यहाँ पर लेके आया, तो ये इसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। और इस पर डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है, x इज इक्वल टू d है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, x इज इक्वल टू 0 है। ये मीन, ये एक्सट्रीम। ठीक है, ये बातें काफ़ी दफ़ा हो चुकी हैं। बहरहाल, व्हेन द ब्लॉक इज एट रेस्ट, जब ब्लॉक रेस्ट पे है तो वर्क डन कितना होगा, 0। भाई मैंने छेड़खानी ही नहीं की तो वर्क कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो W1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, जब मीन से एक्सट्रीम पर उसको लेके जाते हैं, जब मीन से एक्सट्रीम पर उसको लेके जाते हैं तो वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स वो कितना होगा, वो हमारे पास होगा W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स। अच्छा, एस इसमें क्या शो कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स। किसको शो कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स को शो कर रहा है। ठीक है, वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स है। तो ये फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, W इज इक्वल टू एफ डी होता है ना, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स। ठीक है, वेरिएबल फोर्स है ना, तो इस वजह से ये हम फोर्स वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में ये वाला फार्मूला हम निकाल के आ चुके हैं। तो W2 इज इक्वल टू, देखो हम कहाँ पे लेके आ रहे हैं, 0 से लेकर D तक लेके आ रहे हैं, 0 से D तक लेके आ रहे हैं, तो लिमिट अप्लाई करोगे 0 से लेकर D तक। F की जगह आप क्या लिखोगे, माइनस के एक्स, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और साथ में dx उसी तरह इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस के है तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना। x का इंटीग्रल क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1/2 के, और x का स्क्वायर लिमिट कितनी आएगी, 0 से लेकर d तक। अब x की जगह d पुट करें, फिर माइनस x की जगह 0 पुट करें, तो d का स्क्वायर d का स्क्वायर -0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा W2 इज इक्वल टू -1/2 kd स्क्वायर आ जाएगा। ओके हो गया। अच्छा, टोटल वर्क कितना हुआ, W1 प्लस W2। W1 कितना था, वो तो 0 था, प्लस W2 कितना है, -1/2 kd स्क्वायर, तो W1 प्लस W2 आएगा -1/2 kd स्क्वायर। ये हमारे पास है टोटल वर्क, नेट वर्क। डन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब यहाँ पर देखो, पहले हम देखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया है, फिर हम देखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया है, फिर हम देखेंगे टोटल चेंज इन एनर्जी कितना आया है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें लगेगा, वही हम प्रूव कर रहे हैं। तो देखते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। गौर से सुनना है इस केस में। देखो, जब मैं इस मैस को यहाँ पर इस तरफ खींच रहा हूँ तो मैस का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, इस तरफ, और इस पर रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रही है, इस तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारे पास W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा,
और कॉस फिर 180 डिग्री होगा, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ आ रहा है, कॉस 180 डिग्री आएगा और कॉस 180 डिग्री -1 होता है, यानी कि वर्क नेगेटिव में आएगा। वर्क क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। और यहां पर जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो वो पॉजिटिव में आएगी। जैसे ना ग्रेविटेशनल फोर्स में होता है, देखो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट किधर है? अपवर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रही है? डाउनवर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, फोर्स डाउनवर्ड, एंगल 180 डिग्री। और W = FT cos थीटा, cos 180 कितना होगा? -1, तो W = -FD आएगा, यानी वर्क क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। सेम इसमें भी इस तरह से क्या आएगा? वर्क नेगेटिव आएगा, और जब ऊपर लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो वो पॉजिटिव में आएगी, तो डेल्टा U = -W आएगा। जितना वर्क करेंगे उतनी ही उसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ओके हो गया? लेकिन वर्क हम क्या ले रहे हैं? नेगेटिव में इसमें ले रहे हैं, तो डेल्टा U = -W। ये रिलेशन आगे भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। अच्छा, डेल्टा U -W, W देखो पहले W1 था, फिर W2 हुआ, W1 0 है, W2 की ये वैल्यू है, तो W की जगह मैं क्या लिखूंगा? W2 - W1। पहले W1 वर्क था, फिर W2 वर्क था, तो वर्क मैंने किया, तो फिर हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया। W2 कितना? -1/2 kd²। W1 कितना? 0। ठीक है, ये हमने निकाला हुआ है। तो एक बाहर भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा U कितना आ जाएगा? ½ kd²। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि वर्क की वैल्यू कितनी आई है? नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी की कितनी वैल्यू आई है? पॉजिटिव। अच्छा, मैग्नीट्यूड इसका भी ½ kd², इसका भी ½ kd²। तो यही तो हम कह रहे हैं कि डेल्टा U = W होता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव का साइन हमारे पास क्या शो कर रहा है कि डेल्टा U हमारे पास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और वर्क हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है। मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है? इक्वल है। मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है? इक्वल है। तो डेल्टा U कितना है? ½ kd²। अच्छा देखो, वर्क भी फाइंड हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड होगी। अब हमने फाइंड करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यही वर्क एनर्जी में चेंज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है? वर्क। जितना वर्क हम करेंगे उतना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी = -1/2 kd²। W की जगह हम क्या लिखेंगे? -1/2 kd²। ये हमारे पास निकला है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें आ गई, वर्क भी आ गया, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आ गया। अब हमसे अगर कोई पूछता है कि बताओ एनर्जी में टोटल चेंज कितना आया, क्या कहोगे? 0 आया। 0 किस तरह से आया वो चीज़ देखते हैं। देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी -1/2 kd², चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी +1/2 kd², -1/2 kd² प्लस 1/2 kd², कैंसिल एक दूसरे को कर दिया, आंसर कितना आया? 0। यानी इसका मतलब है सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। यानी कि देखो, डेल्टा बाहर ले आओ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, याद रखना, गौर से सुनो, इन दोनों के सम की बात कर रहा है। इन दोनों के सम की बात कर रहा है कि अगर आप इन दोनों का सम करो तो बताओ चेंज कितना आया है? फिर 0 आया है। अगर अकेली काइनेटिक एनर्जी का देखें तो फिर हमारे पास वो चेंज आ रहा है, अकेला पोटेंशियल एनर्जी का देखें तो फिर हमारे पास चेंज आ रहा है। लेकिन जब इन दोनों का सम करेंगे कि किसका चेंज, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो हमेशा = 0 आएगा। इसकी एग्जाम्पल भी आपको देंगे। अच्छा गौर से यहाँ पर देखते हैं, फिर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास टोटल एनर्जी होता है। ये हमारे पास क्या होता है? टोटल एनर्जी होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो हमारे पास ये हमारे पास मीन पोजीशन है, ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर x = 0 है, यहाँ पर x = d है। यहाँ पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास मैक्सिमम होती है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। ठीक है, ये बातें तो पता ही होंगी, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में हम पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा, मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। ठीक है, मान लो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 10, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0।
यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 0, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है 10। ठीक है, तो मुझे बताओ मीन पोजीशन पर टोटल एनर्जी कितनी है? वो तो 10 है। एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल एनर्जी कितनी है? 0 + 10, वहाँ भी 10 है। तो चेंज इन एनर्जी कितना आया? 0। चेंज एनर्जी तो आई ही नहीं है। अच्छा, दरमियान में यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी नॉन जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। काइनेटिक एनर्जी मान लो 5 है, पोटेंशियल एनर्जी मान लो 5 है, हाफ हाफ होगी ना। तो मीन से एक्सट्रीम के दरमियान काइनेटिक एनर्जी की भी वैल्यू होती है, पोटेंशियल एनर्जी की भी होती है। मान लो इसकी भी 5 है, इसकी 5 है, 5 + 5 फिर से 10। तो टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। तो टोटल चेंज इन एनर्जी वो हमेशा 0 आता है। जैसे यहाँ पर आया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो 0। लेकिन ये जो है ना काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमेशा टोटल एनर्जी के इक्वल आएगा किसी भी पॉइंट पर। आइडियल केस हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। हो सो ये सारी चीज़ें बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। और ये जो हम ले रहे हैं ना काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये हम चेंज का देख रहे हैं, टोटल चेंज वो 0 है। काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, चेंज टोटल 0 है। दोनों के वजह से जो टोटल चेंज आ रहा है वो 0 है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम ये वाला सिस्टम ले रहे हैं। पहले तो हमने हॉरिजेंटल स्प्रिंग मैश स्प्रिंग सिस्टम लिया था ना। अब मैं कह रहा हूँ हुक से बांध कर मैंने एक स्प्रिंग को बांधा, एक फिक्स पोर्ट से स्प्रिंग को बांधा, फिर ब्लॉक को बांधा, पकड़ के ऐसे खींचा और छोड़ दिया तो वो ऑसिलेट करने लग पड़ा। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास इसकी मीन पोजीशन है, x = 0, x = d, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, x = -d, ये इसकी नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन है। ओके हो गया। अच्छा, अब इसमें देखो, यहाँ से जब मैं से इसको खींचूंगा, मैं वर्क कर रहा हूँ, अब वर्क वो ऐसा है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया है, लेकिन हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक तो स्प्रिंग की वजह से आया है, स्प्रिंग फोर्स की वजह, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स है इसमें, मैंने बताया था शुरू में। तो दूसरा ग्रेविटी की फोर्स भी है, अब इसमें ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड। तो अब हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की वजह से भी आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से भी आएगा। तो पहले हम करते थे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो अब हम करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज स्प्रिंग की वजह से भी आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से भी आ रहा है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की वजह से, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, वो भी 0 आएगा। टोटल चेंज इन एनर्जी हमेशा 0 आता है। यही तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है, यही तो हमें कहता है। लेकिन जब इनका सम करेंगे, डेल्टा को कॉमन ले लिया, यू स्प्रिंग प्लस यू ग्रेविटी प्लस यू काइनेटिक एनर्जी, वो क्या आएगा हमारे पास? 0 आएगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये किसके इक्वल आता है? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है ना। तो यहाँ पर देखो, क्या मैं इसको प्लस करके ई लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा? डेल्टा बाहर, उसी तरह इस सारी जगह ई लिखा तो इज इक्वल टू 0। तो टोटल चेंज इन एनर्जी 0 आता है, कि टोटल चेंज इन एनर्जी 0 आ रहा है। हो से ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। किसी एक का नहीं देख रहे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का मिला के जो टोटल चेंज आया है वो 0 है। और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मिलाओ तो क्या बनता है? एनर्जी बनती है, E = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको जब आप आपस में मिलाओगे तो E बनेगा, और बाहर डेल्टा है तो डेल्टा E बनेगा, डेल्टा = 0। E 0 नहीं है, ठीक है, डेल्टा E = 0 है। चेंज इन एनर्जी = 0 है, चेंज इन टोटल एनर्जी = 0 है। ओके हो गया। तो यही हमें क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक हो गया। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी पॉइंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो। लेकिन किसी पॉइंट पर जो टोटल चेंज इन एनर्जी है वो हमेशा 0 आएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।